मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उस सब्जी वाले के तवस से यहाँ पहुंच जाए। नहीं, शमीना ने नफी में सारी जाया। पुलिस बराह रास्त किसी मकान पर जाने से पहले मालिक से मिलकर यह मालूम करने की कोशिश करेगी कि उसने मकान किसको किराए पर दिया है। इस कोठी का मालिक लिबर्टी ही के एक फ्लैट में रहता है। उससे किराए का एग्रीमेंट साबरा सुल्ताना के नाम पर हुआ है और एग्रीमेंट के साथ साबरा सुल्ताना की शिनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी मौजूद है। उस शिनाख्ती कार्ड को देखने के बाद पुलिस मजीद मालूमात करेगी, यहाँ आने की जहमत नहीं करेगी। और ये साबरा सुल्ताना कौन है? शारिक ने पूछा। उस रोज में लिबर्टी मार्केट गई थी, शमीना ने जवाब दिया। वह कोई चीज लेने के लिए जनरल स्टोर में गई थी। वहाँ 3-4 औरतें और भी खड़ी थी। एक बड़ी भी अपने पर्स में से पैसे निकाल रही थी कि शिनाख्ती कार्ड नीचे गिर गया। उन्होंने शायद तवज्जो नहीं दी थी। उन औरतों के जाने के बाद मैंने वो शिनाख्ती कार्ड उठाकर छुपा लिया और दुकानदार से उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है। शिनाख्ती कार्ड पर वसनपुरा का पता लिखा हुआ है, लेकिन उसकी रिहायश गुलबर्ग में है। अगर पुलिस ने साबरा सुल्ताना से राब्ता करने की कोशिश की तो शारिक ने यूं नजरों से उसकी तरफ देखा। पुलिस साबरा सुल्ताना के बारे में मालूम करने के लिए वसनपुरा वाले एड्रेस पर पहुंचेगी और वहां से उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है, तो मामला वहीं ठप हो जाएगा। शमीना ने कहा, लेकिन बहरहाल हमें इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि यहाँ हम बिल्कुल महफूज हैं। हमें तारीख पहलू को भी मद्देनजर रखना होगा। शारिक बोला, हाँ, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है कि पुलिस यहाँ पहुंच जाए। अलबत्ता एहतियात अलग बात है, हम गाफिल नहीं रहेंगे। शमीना ने कहा, इसका मतलब है कि तय खाने में रखा हुआ सोना हमें यहाँ से हटाना होगा। शारिक बोला, अगर किसी वक्त पुलिस को पता चल गया तो हमें ये कोठी छोड़कर भागना पड़ेगा और सोना भी यहीं रह जाएगा। हाँ, सोना हमें यहाँ से मुंतकिल करना पड़ेगा। शमीना बोली, मेरे ख्याल में अम्मा वाली कोठी ज्यादा महफूज रहेगी। कल के दिन देखते हैं, उसके बाद सोना वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। शारिक ने कहा। शमीना जवाब देने की बजाय शाह परी की तरफ देखने लगी, जो कुर्सी पर बैठे बैठे उंगने लगी थी। क्लाशनकोव उसकी गोद में रखी हुई थी। शाह परी, शमीना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से हिलाया। शाह परी एकदम सीधी होकर बैठती। तुम्हें नींद आ रही है तो अंदर जाकर सो जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, बेहतर है कि मैं यहाँ बैठे बैठे उंगने की बजाय अंदर जाकर सो ही जाऊं। शाह परी उठकर अंदर चली गई। शारिक और शमीना बैठे बातें करते रहे। 2:30 बज गए। दफतन कॉल बेल की आवाज सुनकर वो दोनों उछल पड़े। कॉल बेल लाइदारी के अंदर लगी हुई थी और बाहर उसकी आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं। शारिक उठते हुए बोला, मैं देखता हूँ, जरा मुहतात रहना, ये पुलिस भी हो सकती है। शमीना बोली, पुलिस वाले इस तरह शरीफाना अंदाज में कॉल बेल नहीं बजाया करते। बहरहाल तुम पोजीशन लेकर बैठ जाओ। शारिक कहते हुए बरामदे से उतर गया। उसने अपना पिस्तौल हाथ में ले लिया। शमीना कलाशन को संभाल कर सतून की आड़ में बैठ गई। उसने एक बुढ़ना जमीन पर टिका लिया था और राइफल आगे को निकाल ली थी। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कमांडो पोजीशन लिए बैठा हो। उसकी नजरें शारिक पर मरकूज से जो दबे कदमों मुहताज अंदाज में गेट की तरफ जा रहा था। शारिक गेट के बिल्कुल सामने नहीं गया, वो गेट के सतून की आड़ में हो गया। पहले उसने गेट की जुड़ी में से बाहर झांका, लेकिन सामने कोई नहीं था। कौन है? इश्क बाहर कौन है? शारिक ने पूछा। जैजा सरगोशियाना था। शारिक भाऊ, दरवाजा खोलो, मैं हूं जफरी। बाहर से भी सरगोशियाना लहजे में आवाज सुनाई दी। शारिक ने बड़ी आहिस्ती से छोटा दरवाजा खोल दिया। पहले जफरी अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद पप्पू। शारिक दरवाजे के करीब खड़ा रहा। दरवाजा बंद कर तू शारिक बाबू, वो नहीं आएगा, जफरी ने कहा। क्या मतलब? शारिक बोला, कदीर कहाँ है? खदीर हमारा साथ छोड़ गया शारिक बाबू, जफरी ने कहा। अंदर चलो, तफसील से बताऊंगा। शारिक ने आहिस्ती से दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ बरामदे की तरफ आ गया। शमीना अभी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। उन्हें देखकर वो उठ गई। वो लोग अंदर आ गए। शमीना ने दरवाजा बंद करके बत्ती जला दी। जब वो लाउंज में दाखिल हुए तो शाह परी सोफे पर पड़ी सो रही थी। उनकी आवाजें सुनकर वो भी उठ गई। शारिक वगैरह कालीन पर बैठ गए। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? शारिक ने सवालिया निगाह उसे जफरी की तरफ देखा। खरीद के डेरे से तो हम 5 लाशें गिराकर भाग निकले थे, जफरी ने कहा और फिर तफसील से उसे तमाम वाकयात सुनाने लगा। आखिर में वो कह रहा था, हम उन्हीं की कार में फरार हुए थे। गुलबर्ग में दाखिल होते ही पुलिस हमारे पीछे लग गई। यहाँ शायद पुलिस पहले ही से अलर्ट थी। पुलिस हमें रोकने के लिए इक्का दुक्का फायर करती रही। हमें जल्दी अंदाजा हो गया कि हमें चारों तरफ से घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। मिलाकर हमने एक जगह गाड़ी छोड़ दी और पुलिस से मुकाबला शुरू कर दिया। उस मुकाबले में कदीर पुलिस के हाथों मारा गया। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस का डेरा तोड़कर निकल सके थे। इस तरफ आने की बजाय हम दूसरी तरफ निकल गए। हम एक तवील चक्कर काटकर इस तरफ आए हैं। पुलिस हमें लिबर्टी मार्केट के दूसरी तरफ तलाश कर रही होगी। कदीर के मारे जाने का मुझे बहुत दुख हुआ, शारिक अफसुर्दा रहने में बोला। वो वफादार आदमी था, उसके दिल में लालच नहीं था। वो अगर चाहता तो कई रोज पहले जब मैं उसके रिक्शे में बैठा था मुझे पुलिस के हवाले करके इनाम हासिल कर सकता था, लेकिन उसने मुझसे दोस्ती करके अपनी जान खतरे में डालने को तरजीह दी और बिलाखिर अपनी जान दे ही दी। वो देर तक बैठे कदीरी के बारे में बातें करते रहे। फिर समीना और शाबरी तो उठकर एक कमरे में चली गई और शारिक, जफरी और पप्पू के साथ बैठा बातें करता रहा। एक रात में कत्ल की 8-9 वारदातें
पूरे शहर में खौफ और सनसनी की एक नई लहर दौड़ दी थी। ये कतरो उखाड़ा 2 गिरोहों के तसादुम का नतीजा थी। शारिक और हाजी के गिरोह। गुज़िश्ता रात एक आदमी शारिक का, 7 आदमी हाजी के और 2 आदमी पुलिस के मारे गए थे। लोग एक बार फिर सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर निकल आए थे। वो शारिक और हाजी की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस के आला अफसरों की बरतरफी का मुतालबा भी कर रहे थे, जो सूरत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम थे। अखबारात ने भी पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अखबारात में शाये होने वाली ये खबर भी खासी सनसनीखेज साबित हुई थी, क्योंकि गुज़िश्ता रात पुलिस के एक नौजवान ASI और 2 कांस्टेबलों ने एक रिक्शे में सवार शारिक और समीना को रोका था, लेकिन वो गिरफ्तार ना हो सके। उसके बरक्स शारिक और समीना उन पुलिस वालों का असला छीन कर फरार हो गए। ASI और उन दोनों कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया गया था। वैसे भी पुलिस वालों की शामत आ गई थी। बीच से ऊपर तक लातादाद अफीसरों के तबादले किए जा रहे थे। जिन इलाकों में कत्लो गारत हुई थी, उन इलाकों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया था। शहर के रिक्शा ड्राइवरों की भी शामत आ गई थी। यह खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि शारिक रिक्शा ड्राइवर के बेस में आजादी से शहर में घूम फिर रहा था और चेकिंग के दौरान कई मरतबा पुलिस से उसका सामना भी हुआ था, लेकिन पुलिस वाले उसे शिनाख्त नहीं कर सकते थे। पुलिस के पास शारिक की तस्वीर एक थी जो जेल रिकॉर्ड से हासिल की गई थी। उस तस्वीर की सैकड़ों कापियां बनवाकर पुलिस वालों में तकसीम कर दी गई थी। अब हर दूसरे पुलिस वाले के हाथ में शारिक की तस्वीर थी, लेकिन यह तस्वीर कई साल पुरानी थी और उससे शारिक को शिनाख्त कर लेना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। अब पुलिस की तमाम दर तवज्जो रिक्शे ड्राइवरों पर मरकूज थी। हर रिक्शे को रोका जा रहा था। ड्राइवर हुआ जवान हो या बूढ़ा, उससे हर तरह के सवालात किए जाते थे। उसका लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता और तस्वीर से उसकी शनाख्त की कोशिश की जाती। कई रिक्शे वालों की पिटाई भी हुई थी। शहर के तमाम रिक्शे ड्राइवर पुलिस के इस रवैये पर सरापा एहतजाज बन गए थे। उन्होंने हड़ताल कर दी। पूरे शहर के रिक्शे बंद हो गए, जिससे लोगों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजीब सूरत हाल थी। हाजी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। कई वज़राओं और असम्बलियों के मेंबर उसकी मुट्ठी में थे। पुलिस उस पर हाथ डालते हुए घबरा रही थी। आईजी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत ऊपर की सतह पर कोशिश की थी, लेकिन उसे हाजी को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर आईजी ने एहतजाज करते हुए अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। नए आईजी ने कुर्सी संभालते ये हुक्म जारी कर दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर शारिक और समीना को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन शारिक और समीना तो छलावा भर गए थे। समीना की तो पुलिस के पास कोई शनाख्त नहीं थी। पुलिस वाले हर औरत को मशकूक नजरों से देख रहे थे। अखबारात में दोबारा उनकी गिरफ्तारी के लिए इश्तिहारात शाया किए गए। इनाम की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। समीना और शारिक ने भी वो इश्तिहार देखा। इन दोनों के लिए हैरत की बात यह थी कि इस मर्तबा शारिक के साथ समीना की तस्वीर भी छपी थी। इस मर्तबा पुलिस को कुछ शक्ल आ गई थी। समीना की यह तस्वीर उसके घर वालों से हासिल की गई थी, लेकिन यह तस्वीर समीना के कॉलेज के जमाने की थी। जब यह तस्वीर खींची गई थी, उस वक्त समीना की उम्र 20-21 साल रही होगी, जबकि इस वक्त वो 27-28 साल की थी। इसमें बड़ा फर्क आ गया था। जो लोग शुरू से समीना को देखते आ रहे थे, वो इस तस्वीर की मदद से उसे पहचान सकते थे, लेकिन पहली मर्तबा तस्वीर देखने वाला शख्स करीब खड़ी हुई समीना को शनाख्त नहीं कर सकता था। उस तस्वीर की इशाअत के बाद समीना बहरहाल मोहतात थी। पहले तो वो बुर्का पहनकर मार्केट जाया करती थी, लेकिन अब उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि दुकानों पर सौदा वगैरह लेते हुए उसे चेहरे से नकाब हटाना पड़ता था और उसे अंदेशा था कि कहीं से शनाख्त ना कर दिया जाए। शारिक ने भी अपनी तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। वैसे भी 2-3 दिन से वक्फे से बारिश हो रही थी। वो घर से बाहर नहीं निकला था। इन 2-3 दिनों के दौरान तय खाने में रखा हुआ सोना थैलियों में भर कर रजिया वाली कोठी में पहुंचा दिया गया था। ये काम समीना और शाहपरी ने किया था। बुर्का और चादर की वजह से उन्हें सोना मुंतकिल करना आसान हो गया था। पहले समीना ने मशवरा दिया था कि 9 लक्का को भी इसी तय खाने वाली कोठी में ले आया जाए, लेकिन शारिक के ख्याल में अब यह कोठी मशकूक हो गई थी। अगर पुलिस ने किसी तरह इस कोठी के बारे में पता चला लिया तो वो खुद अपनी जान तो बचाकर भाग सकते थे, लेकिन 9 लक्के को बीमारी की हालत में ले जाना मुमकिन ना होता। इसलिए 9 लक्के को रदिया वाली कोठी ही में रहने दिया गया। अलबत्ता शाहपरी को भी वहीं भेज दिया गया था। समीना शारिक वगैरह के साथ रह रही थी। इन्होंने यहाँ कई रोज का राशन भी जमा कर लिया था, ताकि इन्हें बार बार घर से बाहर न जाना पड़े। तारा भी तहखाने में मौजूद था। उसकी देखभाल दफरी और पप्पू ने अपने जिम्मे ले ली थी। उसे चाय और खाना बाकायदगी से पहुंचाया जाता और दिन में 1-2 मरतबा तहखाने से निकालकर बाथरूम भी ले जाया जाता। खौफ और दहशत से तारा चंद रोज के अंदर ही सूख कर कंटा हो गया था। शारिक ने उसे हाजी का बहुत से राज मालूम कर दिए थे और अब वो उनके लिए बेकार था। वो उसे मारना भी नहीं चाहता था, बिला वजह किसी के खून से हाथ रंगना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने फैसला कर लिया कि इसे जिंदा छोड़ दिया जाए। शारिक को ये इत्मीनान था कि इस तरफ आती हुई तारा को रास्तों का पता नहीं चल सका था। वो ज्यादातर बेहोश रहा था और होश में आने के बाद भी समीना और शाहपरी ने उसे इस तरह दबोच रखा था कि वो रास्ता ना देख सके। वैसे भी वो कोठी में आने के काफी देर बाद अपने आवास में आ सका था। 1 हफ्ता गुजर गया। पुलिस की सरगर्मियां भी मान पड़ गई।
एक हफ्ता पहले जिस जोश व खरोश से पुलिस ने शारिक और समीना की तलाश शुरू की थी, अब वो बात नहीं रही थी। वैसे शारिक किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। पुलिस की सरगर्मियां ठंडी पड़ जाने का ये मतलब नहीं था कि पुलिस बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। वो जानता था कि पुलिस अब भी मशकूक लोगों पर निगाह रखे हुए है। हाजी की बेजेरो और कदीर का रिक्शा दर चकूठी के गैराज में मौजूद था, लेकिन उन्हें बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं था। और जाहिर है तारा को कंधे पर लाद कर नहीं ले जाया जा सकता था। तारा को कोठी से ले जाने के लिए शारिक ने एक और फैसला किया। उसी रात 11 बजे के करीब शारिक कोठी से निकला। उसे लिबर्टी मार्केट के दूसरी तरफ कोठियों की एक गली से एक कार चुराने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो चोरीशुदा गाड़ी कोठी में ले आया। शाहपरी को भी फोन करके वहीं बुला लिया। इत्तफाक से गाड़ी में कागजात भी मौजूद थे और वो गाड़ी एक डॉक्टर की थी जो टाउनशिप का रहने वाला था और गालिबन यहाँ किसी से मिलने आया हुआ था। शारिक ने उन कागजात का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद उन्हें दोबारा कार के डैशबोर्ड में रख दिया और अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद वो कमरे से निकला तो बिल्कुल बदला हुआ था। उसने शेव करके सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहन ली थी। वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसकी हिदायत पर शाहपरी भी तैयार होगी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। शारिक ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि जरूरत पड़ने पर उसे क्या करना है। तारा को बेहोश करके कार की डिक्की में डाल दिया गया। शारिक ने स्टीयरिंग संभाल लिया और शाहपरी पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कार कोठी से निकलकर गलियों में घूमती हुई सड़क पर आ गई और तेज रफ्तारी से एक तरफ दौड़ने लगी। मेन रोड पर कबाबिश के सामने कारों की लंबी लाइन लगी थी। शारिक ने भी कार कुछ दूरी रोक ली और वो दोनों कार से उतरकर टहलते हुए कबाबिश की तरफ चलने लगे। यह स्नैक बार एक बहुत बड़ी कोठी में बनाया गया था। यहाँ शाम के बाद लोगों की आमदोरफ्त शुरू होती और रात गए तक रौनक रहती थी। शारिक दर से निकला तो किसी प्रोग्राम के तहत था, लेकिन कबाबिश के सामने गाड़ियों की एक लंबी लाइन देखकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि किसी ने उन्हें गाड़ी पार करते या उसमें उतरते हुए नहीं देखा था। कबाबिश में शहजाद सा अनाज था। गाहकों में अक्सरियत नौजवानों भी थी, उनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। उन सबका ताल्लुक बड़े घरों से था। रात को देर तक घरों से बाहर रहने पर भी लड़कियों से कोई बाज पुरुष नहीं होती थी। शारिक को यह अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि कबाब या टिक्के बनवाना चाहे तो 1 घंटे से पहले उसकी बारी नहीं आएगी। लिहाजा उसने कोल्ड ड्रिंक पर इत्तफाक किया और वेटर को 2 कोल्ड ड्रिंक्स लाने का कहकर शाहपरी के साथ एक तरफ हो गया। वहां और भी कुछ लोग खड़े थे। शारिक ने ये बात खास तौर से नोट की थी कि आसपास बैठे या खड़े हुए लोग शाहपरी को तो बड़ी गहरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसकी तवज्जो किसी तरफ नहीं थी। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसकी तस्वीर रोजाना अखबारों में छप रही थी और कोई उसे शिनाख्त नहीं कर सका था। वो शाहपरी के साथ सनसनस कर बातें कर रहा था। शाहपरी भी बात बात पर मुस्कुरा रही थी। शारिक शाहपरी के साथ तकरीबन आधा घंटा वहां खड़ा रहा। उसे अंदेशा था कि डिक्की में पड़ा हुआ तारा होश में आकर हाथ पैर मारना ना शुरू कर दे। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद शारिक ने बिल अदा किया। तकरीबन उसी वक्त एक टैक्सी वहां आकर रुकी। एक औरत और एक मर्द टैक्सी से उतरे। मर्द नीचे उतरकर ड्राइवर को पैसे दे रहा था कि शाहपरी और शारिक पिछली सीट पर बैठ गए। आप कोई दूसरी टैक्सी ले लें बाबूजी, मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैंने 12 बजे टैक्सी जमा करानी है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर शारिक की तरफ देखते हुए कहा। लिबर्टी तक छोड़ दो यार, शारिक बोला। चलो ठीक है, मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर मेरा उधर का रास्ता ना होता तो मैं कभी ना बिठाता, ड्राइवर कहते हुए सीधा होकर बैठ गया। वो लोग लिबर्टी के चौराहे पर उतर गए। यहाँ भी तिक्के कबाब, पान, सिगरेट की दुकानों और रेस्टोरेंट में अच्छी खासी रौनक थी। सिनेमा का आखिरी शो अभी खत्म नहीं हुआ था। वैसे सिनेमा के शो से इस रौनक में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जॉब पर रात 2 बजे तक यही गहमा गहमी रहती। यहाँ भी लोग खा जाने वाली नजरों से शाहपरी की तरफ देख रहे थे। 1-2 उबाशों ने आवाजें भी कसी थी, लेकिन शारिक शाहपरी का हाथ पकड़े खामोशी से चलता रहा। रदिया वाली कोठी की तरफ आने के लिए उन्हें एक तवील चक्कर काटना पड़ा। शारिक का ख्याल था कि शाहपरी को गेट पर ही छोड़ दिया जाए। फिर उसने सोचा कि रदिया और मादी से भी मिल ले और 9 लड़के की खैरियत भी दरियाफ्त कर ले। वो तकरीबन 1 हफ्ते से इस तरफ नहीं आया था। माँ जी सो गई थी, लेकिन रदिया ने उन्हें जगा दिया। शारिक कुछ देर उनके पास बैठा बातें करता रहा। फिर 9 लड़के वाले कमरे में आ गया। वो जाग रहा था। शारिक को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ दी। आज तो माशाअल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हो शारिक बाबू। उठकर बैठ गया। तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए, मैं नजर प्रूफ हूँ, मुझे किसी की नजर नहीं लगती, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा और पलंग के करीब कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कैसी तबीयत है अब? पहले से बहुत अच्छा हूँ, 9 लड़के ने जवाब दिया। 2-4 दिन बाद तुम्हारे साथ तफरीह शुरू कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, शारिक बोला। तुम कम से कम 1 महीना मुकम्मल आराम करोगे। तुम्हारे सिलसिले में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर दोबारा बीमार पड़ गए तो तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर अहमद भी यही कहता है। 9 लड़के ने गहरा सांस लेते हुए था। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि 9 लड़का इस तरह चारपाई पर नहीं बना रह सकता, और वो भी ऐसी सूरत में जब मेरा यार चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी ज्यादा अजीज है। शारिक मुस्कुराया। तुम्हारा यार दुश्मनों से निमट रहा है। तुम देख रहे हो मैं सही सलामत हूँ। कोई आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ठीक है भाई। 9 लड़के के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तुम लोगों ने यह तय कर ही लिया है तो ठीक है।
अच्छा जरा ये तो बताओ समीना बीबी कैसी है, कई रोज से उसे भी नहीं देखा। समीना भी ठीक है, शारिक ने जवाब दिया। शारिक काफी देर तक उससे बातें करता रहा। जब वो जाने लगा तो रजिया ने उसे रोक लिया। आज यहीं रह जाओ ना भैया, कई दिन बाद आयो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है।